कहानी की शुरुआत आसमान से गिरते प्लास्टिक कचरे से होती है। ये खतरनाक और डरावना माहौल देखकर बारबरा तुरंत अपने एक्स हस्बैंड बकले को कॉल करती है। इधर बकले फोन उठाते ही कहता है कि फौरन वहां से घर लौट आओ, पर तभी अचानक से वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है। बारबरा आसमान से कचरा गिरते देख घबराकर अपनी बेटी से कहती है, तुम जल्दी से कार से निकलकर कहीं सेफ जगह जाकर छुप जाओ। उसकी बेटी कार से निकलकर सेफ जगह जा ही रही होती है कि तभी बिल्डिंग के ऊपर से एक लोहे का बड़ा बैंकर गिरने वाला ही होता है। तभी बकले समय से पहले वहां आकर अपनी बेटी को बचा लेता है। इसी दौरान जैसे तैसे करके सभी अपनी जान बचाते हुए सेफ जगह पहुंच जाते हैं। सरकार के पास आसमान से गिरते कचरे को रोकने का कोई रास्ता नहीं था। पूरे शहर के लोग बस आसमान की ओर देखते रह गए कि आखिर इतना प्लास्टिक कचरा आ कहां से रहा है। इसी बीच समुद्र से निकले कचरे के साथ एक नामुमकिन चीज भी सामने आई। वो चीज थी टाइटैनिक, जो कि पूरे 14 साल बाद न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी। ये खतरनाक घटनाओं की शुरुआत समुद्र के बीच कुछ मछुआरों से हुई थी। जैसे ही उन्होंने समुद्र के अंदर से अपना जाल निकाला तो उस जाल को देखकर सभी मछुआरों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस जाल में मछलियों के साथ साथ एक अजीब दिखने वाला क्रिएचर फंस गया था। इसके बाद हम बकले को देखते हैं जो बेड पर बड़ी आराम से सो रहा होता है। तभी उसके पास समुद्र में तेल निकलने की खबर मिलती है। उसे ब्रिटिश कमांडो के साथ सफाई मिशन में जाना होता है। मिशन से पहले वो लंदन से होते हुए जाता है ताकि वो अपनी बेटी कर्बी को सुरक्षित अपनी माँ के पास छोड़ सके। फिर अपनी बेटी और अपनी एक्स बीवी को अलविदा कहने के बाद बकले सर्जेंट हेना के साथ एयरपोर्ट निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर वो एक मिलिट्री प्लेन में बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो एक खुफिया जगह पर पहुंचता है जहां एक घर के अंदर उस समुद्री जीव की डेड बॉडी लटका कर रखी हुई थी। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये जीव समुद्र के किनारे से लगभग 3 से 4 मील दूर मिला है। मछुआरों ने जब इस जीव को जाल से निकलते देखा तो उन्होंने फौरन उस पर गोली चला दी और उसकी बॉडी को इंटरनेट पर बेचने की कोशिश की थी। लेकिन तभी कर्नल ने सही समय पर उस जीव को छुपाते हुए उनसे खरीद लिया था ताकि साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर सकें। तभी पेयर्स कहता है कि इस तरह के समुद्री जीवों के बारे में पुराने समय की कहानियों में बताया जाता है और इनकी प्रजातियों को होमो एक्वा कहा जाता था। इसके बाद साइंटिस्ट ने उसकी बॉडी को चेक किया तो उस क्रिएचर के गले के नीचे से एक सफेद मोती मिलता है। ये मोती बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले मिले एक और स्पेसिमेन में मिला था। इसी बीच समुद्र में रहने वाले जीवों से बात करने के लिए आर्मी ने समुद्र के किनारे चट्टानों पर कैंप लगाए और एक मशीन के जरिए एक सिग्नल भेजा जाता है। इसके बाद रात हो जाती है। रात में जब बाकी लोग सो रहे थे तो मॉर्गन और सारा को काम दिया जाता है कि उस क्रिएचर की बॉडी को गार्ड करें। अब रात के 2 बज रहे होते हैं और उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से जमीन के नीचे से पानी निकलने लगता है। ये देखते ही सारा जमीन के नीचे धंसने लगती है। ये देखकर मॉर्गन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सारा को जमीन के नीचे से किसी चीज ने तेजी से नीचे खींच लिया। देखते ही देखते मॉर्गन को भी कोई चीज नीचे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन नीचे जाने से पहले उसने मदद के लिए एक कॉल की, पर बाकी फौजी वक्त पर नहीं आए। साथ ही उस क्रिएचर की बॉडी भी वहाँ से चोरी हो चुकी थी। तभी वहाँ अलार्म बजने लगता है। अलार्म की आवाज सुनकर सभी फौजी तुरंत उस टेंट में पहुंचते हैं। टेंट में पहुंचकर वे देखते हैं कि मॉर्गन, सारा और उस क्रिएचर की बॉडी वहाँ से गायब थे। इसके बाद जनरल उनसे रेडियो पर बात करने की कोशिश करता है तो उन्हें पता चलता है कि रेडियो तो जमीन के अंदर है। उन क्रिएचर के आने के बाद वो जमीन पूरी मजबूत हो गई थी। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। जब फौजी उस जमीन को थोड़ा खोद कर देखते हैं तो उन्हें मॉर्गन का हाथ दिखाई देता है। ये देखने के बाद बकले को पूरी तरह समझ आ गया कि उसे बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा गया है। बकले सबसे पूछता है, आखिर ये कौन सा जीव है? इस पर एना बताती है कि हमारी टीम का यही काम है। हम नए और अनजान जीवों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होमो एक्वा कोई एलियन नहीं है, बल्कि वो इंसानों की प्रजाति से पहले से इस धरती पर रहते हैं और हजारों लाखों सालों से वो इस समुद्र के नीचे थे। लेकिन अब वो दोबारा जाग चुके हैं और वो इस पृथ्वी के सभी इंसानों को मारकर अपने प्लेनेट को वापस लेना चाहते हैं। उसी रात आर्मी ने एक होमो एक्वा को समुद्र के किनारे आते हुए देखा। तभी जनरल ने अपने सभी फौजियों से बंदूकें नीचे करने को कहा, क्योंकि वो होमो एक्वा बात करना चाहता है। इधर ट्रांसलेशन डिवाइस के जरिए पेयर्स ने उस क्रिएचर से बात की और उसे एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया गया। पर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उनके एक साथी को मछुआरों ने मार डाला था। इस पर जनरल ने कहा, मैंने भी अपने 2 फौजियों को खोया है। इसके बाद दोनों ने मिलकर कॉम्प्रोमाइज किया ताकि दोनों की तरफ से कोई डर न हो और दोनों गुट एक दूसरे को मारना बंद करें। कॉम्प्रोमाइज के बाद भी क्रिएचर ने कहा, हमारे लोग छुप छुप कर जीने से थक चुके हैं। इसी दौरान दुनिया के हर देश में लोग होमो एक्वा को पहली बार सामने आते हुए देखने लगे। उनका ये कहना था कि वो इंसानों से पहले से यहाँ रहते हैं और ये उनकी भी दुनिया है। इसके बाद दोनों तरफ के लोगों में पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में हुई। इस मीटिंग के लिए बॉटरबे नाम का एक ब्रिज बनाया गया, जो कि आधा समुद्र के नीचे और आधा जमीन के ऊपर रखा गया है। जब सब लोग अपनी जगह पहुंच गए तो केट ने इंजीनियर को बॉटरबे शुरू करने का ऑर्डर दिया। तभी वहाँ होमो एक्वा के साथ साथ 3 और बड़े अजीब दिखने वाले जीव भी आए थे। एक बड़ी सी मछली, एक जल परी और एक इंसान जैसी दिखने वाली औरत। कुछ ही देर में सोल्ट ने इंसानी भाषा सीख ली थी और एम्बेसडर की बातों को समझने लगी। मीटिंग की शुरुआत में सोल्ट ने बताया कि वो खुद यहाँ क्यों आई है, क्योंकि कुछ समय पहले उसके बच्चे पैदा होने वाले थे, लेकिन इंसानों के जहाज से गिरे तेल ने उस जगह यानी पूरे समुद्र को जहरीला कर दिया। इस पर जोनाथन ने कहा, हम इंसान गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन सोल्ट ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सोल्ट कहती है, मैं सिर्फ बकले से बात करना चाहूंगी, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसने मरे हुए होमो एक्वा के लिए इज्जत दिखाई थी। ये जानने के लिए कि होमो एक्वा बकले को अपना एम्बेसडर क्यों चाहते हैं, केट ने बकले से पूछताछ की और उसकी लाइफ के हर एक हिस्से को चेक किया। इधर जोनाथन की दोनों
दोनों प्रजातियों के बीच एम्बेसडर बनने की कोशिश नाकाम रह गई, क्योंकि सोल्ट को सिर्फ बकले से बात करनी थी। इसलिए उनकी यूनाइटेड की प्रेसिडेंट ने बकले से कहा, मैं तुम्हें इस मौके के लिए तैयार करूंगी। इसके बाद बकले जिस होटल में रुकने वाला था, वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है। उसके रूम में उसकी एक्स बीवी और बेटी पहले से ही मौजूद थे। बारबरा को जब पता चला कि बकले को होमोएक्पा के साथ नेगोशिएशन के लिए चुना गया है, तो वो ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। दूसरी तरफ केट सोचती है कि अगर उनके बीच लड़ाई छिड़ी तो वो क्या करेंगे। इसके बाद बकले समय रहते ही होमोएक्पा के साथ मीटिंग करने गया। मीटिंग के दौरान सोल्ट ने कम्युनिटी के लोगों से थेम्स नदी का एक ग्लास पानी मांगा। सिक्योरिटी तुरंत थेम्स नदी से पानी लेने गए। जैसे ही उस नदी का पानी कमरे में लाया गया तो बकले ने उस ग्लास को सोल्ट को देने की कोशिश की। तभी सोल्ट कहती है, ये पानी तुम्हारे लिए है। ये सुनकर बकले पूरी तरह से शॉक में रह जाता है। वो सोचता है कि अब वो क्या करे। तभी वो पानी पीने की बजाय स्क्रीन पर लिखी एक स्पीच बोलने लगता है। इस पर सोल्ट कहती है, मुझे ये रटी रटाई स्पीच नहीं चाहिए। ये सुनकर बकले उस स्क्रिप्ट को छोड़कर सीधे सीधे कहता है, पानी और मिट्टी का गंदा होना इंसानों की गलती है। मैं मानता हूँ कि हमने धरती को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। बकले की बातें सुनकर सोल्ट कहती है, मुझे तुम पसंद आए। उसी रात बकले अपनी बेटी को अपने कमरे में टहलते हुए देखता है। ऐसा देखकर बकले समझ जाता है कि उसकी बेटी को नींद नहीं आ रही है और वो बहुत उदास है। सच तो ये था कि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही थी। इस पर बकले उससे कहता है, कल मैं तुम्हें वापस घर भिजवा देता हूँ ताकि तुम इन लफड़ों से दूर रहो। लेकिन वो कहती है, मैं अपने पिता के पास ही रहना चाहती हूँ। अब अगली सुबह तीसरी मीटिंग होती है, जिसमें बकले बताता है कि दुनिया के सारे देशों के लीडर्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर गंदे समुद्र को साफ करने के लिए प्लान बना रही हैं। डेटा के हिसाब से नतीजा निकला है कि सन 1965 तक हम पॉल्यूशन को 50% तक कम कर सकते हैं। ये सुनकर सोल्ट गुस्से में कहती है, सिर्फ 50% पॉल्यूशन कम करने में तुम्हें 40 साल लगेंगे। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि हर दिन हर पल हमारे लोग इंसानों की गलती की वजह से मर रहे हैं। सोल्ट आगे कहती है, हमारे लोग अब ठीक से बोल और सुन भी नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है। बकले को लगता है कि सोल्ट बिल्कुल सही कह रही है। उसके पास उनसे माफी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वो कहता है, अगर दोनों प्रजातियां मिलकर काम करें तो शायद ये काम जल्दी हो सकता है। इस पर सोल्ट कहती है, अगर होमोएक्पा इस काम में मदद करेंगे तो बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। तभी अचानक वहाँ बहुत तेज तूफान आना शुरू हो जाता है। एक साथ कई देशों के लोगों ने समुद्र में बदलाव देखा। इंसानों ने कई सालों में समुद्र में जो कचरा फेंका था, वो पूरा कचरा वापस धरती पर गिरने लगता है और प्लास्टिक की गंदगी ऊपर आसमान से गिरना शुरू हो जाती है। और अब ये कहानी वहीं पहुंच जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इतना नुकसान होने के बावजूद भी बकले समुद्र के लोगों से बातचीत जारी रखता है, क्योंकि इंसान पूरी तरह जानते थे कि वो उनसे ये लड़ाई जीत नहीं सकते। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी सोल्ट उनसे बात करने के लिए राजी थी, लेकिन उसने साफ कहा कि शांति तभी होगी जब इंसान उसकी 3 शर्तें मानेंगे। तभी सोल्ट अपनी पहली शर्त बताती है, समुद्र में 1 पॉइंट भी पॉल्यूशन नहीं जाना चाहिए और इंसानों को समुद्र में जहाज चलाना पूरी तरह से बंद करना होगा। दूसरी शर्त और भी सख्त थी, जमीन और समुद्र के बीच बॉर्डर बनाया जाएगा। इंसान समुद्र के अंदर नहीं जाएंगे और हम जमीन पर नहीं आएंगे, क्योंकि इंसान जमीन पर रहने के लिए बने हैं। ये सुनते ही मीटिंग में मौजूद लोग भड़क जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से कट जाएंगे। तभी सोल्ट अपनी आवाज बदलकर अचानक इंसान का रूप ले लेती है। उसे देखते ही लोग शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर सोल्ट वापस अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद वो तीसरी शर्त बताती है, शांति के लिए अगली मीटिंग समुद्र के बीच होगी और बकले को खुद समुद्र के 3 मील अंदर तैरते हुए आना होगा ताकि वो होमोएक्पा के घर में मिल सके। ये सुनकर सभी समझ जाते हैं कि अगली चुनौती कितनी खतरनाक होगी, क्योंकि समुद्र में 3 मील अंदर जाना इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। आज तक कोई भी सबमरीन समुद्र के 3 मील अंदर जाने के लिए नहीं बनी थी। फिर भी बकले, उसकी टीम और जनरल सबमरीन में बैठ जाते हैं। उसे चारों तरफ से पूरी तरह बंद कर दिया जाता है ताकि उसमें एक बूंद पानी भी अंदर न जा सके। अब लॉन्च के बाद समुद्र के 3 मील अंदर पहुंचने के लिए करीब 2.5 घंटे लगते हैं। अब समुद्र के अंदर पहुंचने पर टीम के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अगर जिंदा लौटे तो हम सब पार्टी जरूर करेंगे। बकले देखता है कि टेड बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, तो वो उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता है। दूसरों को हौसला देते हुए बकले खुद को भी संभाल रहा होता है। अचानक से बीच समुद्र में सबमरीन रुक जाती है। जर्नल ऊपर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर में सबको लगने लगता है कि सबमरीन बहुत तेजी से घूम रही है, जबकि ऊपर से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका होता है। मेन प्रेशर चेक करते हुए वह हैरान रह जाता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर बिल्कुल जमीन जैसा था, जो कि नामुमकिन लग रहा था क्योंकि वो 5 मील नीचे आ चुके थे। तभी अचानक से एक जोरदार झटका लगता है और अंदर की सारी लाइट बंद हो जाती है। सभी लोग फौरन अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। जब वो सबमरीन का दरवाजा खोलते हैं तो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी पानी नहीं था। वो सब लोग सबमरीन से बाहर निकलकर देखते हैं कि वे समुद्र के नीचे एक विशाल गुफा में होते हैं। वहाँ का तापमान लगभग 21 डिग्री होता है और वहाँ पर हवा भी चल रही होती है। टीम इस जगह को सीख ही रही होती है कि तभी सोल्ट उनके सामने आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि इतनी गहराई में पहुंचने वाले वे पहले इंसान हैं। ये पूरी गुफा खास तौर पर इंसानों के लिए बनाई गई है, इसलिए वो अपने ऑक्सीजन मास्क हटा सकते हैं। इसके बाद सोल्ट उन्हें मीटिंग रूम में ले जाती है। वहाँ उसकी प्रजाति के लोग जमीन और समुद्र के भविष्य का फैसला करने के लिए जमा होते हैं। इधर उसी समय केट को एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि कई देशों के डिप्लोमेट आपस में कोडेड बातें कर रहे हैं।
केट कॉल पर बात ही कर रही होती है कि तभी केट पर कोई स्नाइपर से हमला करता है, लेकिन तभी उसका साथी उसे बचाते हुए खुद की जान दे देता है। दूसरी तरफ टेड, जिसने अपना ऑक्सीजन मास्क नहीं उतारा था, वो सोल्ट को एक गिफ्ट देता है, जिसे देखते ही बकले को उस पर शक होता है कि ये बस एक चाल है। वो उसे जोर से धक्का देता है, लेकिन तभी वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके में कई होमो एग्बा मारे जाते हैं और बकले की पूरी टीम खत्म हो जाती है। उनमें से सिर्फ बकले बचता है, जिसे सोल्ट बचा लेती है। इधर शेरले को मिशन पर गई पूरी टीम की मौत की खबर मिलती है। इसी दौरान टीवी पर पूरी दुनिया को एक वीडियो दिखाई जाती है, जिसे देखने से लगता है कि सोल्ट ने जानबूझकर बकले की टीम को मारा है। साथ ही वो कहती है, जो भी इंसान समुद्र में जाएगा उसका यही हाल होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। वो वीडियो फेक था। सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि दोनों प्रजातियों के बीच नफरत पैदा हो जाए। इधर सोल्ट देखती है कि बकले को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है। लैब में आने के बाद बकले बताता है, इस धमाके में हाथ टेड का था। केट बकले की बात मान लेती है, लेकिन अभी सोल्ट से पूछताछ बहुत जरूरी है। अब सोल्ट से बात करने के लिए उसे एक लोहे के बॉक्स में बंद कर लाया जाता है। इधर केट पता लगाती है कि उस आदमी को ये करने के लिए किसने पैसे दिए थे। तभी स्क्रीन पर केट को पता चलता है उसे स्टेज 4 कैंसर था और वो ये मिशन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हालांकि सोल्ट की प्रजाति पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता, फिर भी उसे एक लोहे के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। इधर बकले को पता चल जाता है कि लैब में सोल्ट पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे, तो वो फौरन ट्रक की चाबी लेता है और ट्रक को पीछे ले जाकर उस बॉक्स को पानी में फेंक देता है, जिससे सोल्ट उस लोहे के बॉक्स से आजाद हो जाती है। इधर बकले भी जल्दी से पानी में कूद जाता है और सोल्ट उसे बचा लेती है। उसी रात होमो एग्बा इंपीरिया लैब में एक नई मीटिंग रखती है। इस बार मीटिंग में सोल्ट की जगह टाइट नाम का सीमेन आता है। वो उनसे गुस्से में कहता है, इंसान इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि अपने ही लोगों को उस धमाके में मरवा दिया गया। इस पर केट उससे माफी मांगती है। इधर टाइट कहता है, सोल्ट हमारे लिए अब गद्दार है, क्योंकि उसने अपने लोगों की बजाय एक इंसान को बचाया। जब उसे पता चलता है कि सोल्ट बकले की मदद से भाग चुकी है, तो टाइट कहता है उसे ढूंढकर वापस लाया जाए, और अगर तुम उसे ढूंढकर नहीं लाए तो असली लड़ाई अब शुरू होगी। इसके बाद जब पूरा शहर सोल्ट को ढूंढ रहा होता है, तब सोल्ट और बकले एक गुमनाम वेयर हाउस में छुपे होते हैं। सोल्ट को आजादी मिलने पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सोल्ट बकले से पूछती है, तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। सच्चाई तो ये थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन बकले अभी भी बहुत परेशान था। वो सोल्ट से कहता है, तुम्हें वापस समुद्र में चला जाना चाहिए। सोल्ट जानती है कि अगर वो वापस गई तो उसकी ही प्रजाति उसे गद्दार कहकर जान से मार डालेगी। ये सुनकर बकले कहता है, हमें ये शहर छोड़ना होगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक लड़के का मोबाइल छीन लेते हैं। फिर वो अपनी एक्स बारबरा को कॉल करता है। बकले को लगता है कि शायद वही उनकी मदद कर सकती है, लेकिन इधर बारबरा कॉल को स्पीकर पर लेकर गवर्नमेंट एजेंट के साथ शेयर कर देती है और बकले को पकड़वाने के लिए एक जगह बुलाती है। कुछ देर बाद जब बकले देखता है कि बारबरा अपनी कार के साथ एक ब्रिज पर उनका इंतजार कर रही है, ये देखकर बकले सोल्ट को लेकर ब्रिज की तरफ भागता है। ब्रिज पर पहुंचते ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तभी केट का एक साथी बताता है, वो वीडियो फेक था जिसमें सोल्ट को इंसानों के खिलाफ भड़काया गया था। सच्चाई सामने आते ही केट अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश देती है, लेकिन इधर जर्नल अपनी जिद पर अड़ जाता है। वो कहता है, उस अजीब दिखने वाली औरत को रोकना ही होगा। इस पर केट को समझ आता है कि जर्नल मौके पर ही सोल्ट को मार भी सकता है, इसलिए वो फौरन अपनी टीम को आदेश देती है, अपना टारगेट बदलो और ब्रिटिश फौजियों पर अपनी गन पॉइंट करो। दोनों तरफ की टीमें आमने सामने होती हैं। हालात खराब होने ही वाले थे कि तभी सोल्ट भयानक एक चीख मारती है और तुरंत नीचे पानी में छलांग लगा देती है। उसी रात होमो एग्बा अपना शंख तेजी से बजाता है और पूरे शहर के डॉग्स उस शंख की आवाज सुनकर समुद्र के बीच की तरफ खींचते चले जाते हैं। फिर सभी डॉग्स को एक मछली पकड़ने वाले जाल से पकड़ लिया जाता है। अब अगले दिन शहर के जानवरों के बारे में पूछा जाता है, तो टाइट शांति से कहता है, हमने उन्हें खा लिया, ठीक वैसे ही जैसे इंसान मछलियां खाते हैं। तभी सैटेलाइट इमेजेस देखकर साइंटिस्ट पूरी तरह हिल जाते हैं, क्योंकि होमो एग्बा समुद्री बर्फ पिघला रहे थे। अगर ऐसे ही ये लोग बर्फ पिघलाते रहे तो अंटार्कटिका हर साल 300 बिलियन टन बर्फ खो देगा और समुद्र का लेवल 1600 फीट तक बढ़ सकता है और इसमें ज्यादातर लोग पानी में डूब कर मर जाएंगे। अब जॉनथन टाइट से इंसानियत बचाने की बात करता है। इस पर टाइट सीधा कह देता है, इंसानों के पास सिर्फ 5 साल है और अगर इन 5 सालों में ये प्लेनेट ठीक नहीं हुआ तो इस प्लेनेट पर पूरी इंसानी आबादी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि तुम इंसान इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं हो। दूसरी तरफ केट और जर्नल तय करते हैं कि बकले का क्या किया जाए। बकले को एक होटल रूम में निगरानी में रखा जाता है। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी उसके रूम में कुछ साइंटिस्ट आते हैं और उसके बेहोश होने पर उसके शरीर में एक इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं ताकि बाद में उसे झूठे इल्जामों में फंसाया जा सके। साइंटिस्ट के जाते ही थोड़ी देर बाद बकले को होश आ जाता है। वो किसी को बिना बताए समुद्र के किनारे की तरफ निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे वहाँ सोल्ट मिल जाए। अब सूरज निकलते ही पानी में सोल्ट उसके सामने आ जाती है। बकले उसे देखकर उसी तरफ भाग कर जाता है। उसे जिंदा देखकर बकले बहुत खुश होता है, लेकिन भागने की बजाय सोल्ट कहती है, टाइट के साथ नया एग्रीमेंट मांगो और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे लोग पूरी इंसानों को मार डालेंगे। इतना कहते ही वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सोल्ट पानी में चली जाती है। इसके बाद बकले तुरंत केट और उसकी टीम के पास पहुंचता है ताकि टाइट को मैसेज भेजा जा सके, लेकिन उन्हें टाइट का कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ हफ्तों बाद दुनिया भर के समुद्र के बीच पर होमो एग्बा की हजारों लाशें मिलने लगती हैं। इधर जांच में पता चलता है कि वो एक बीमारी से मर रहे हैं। उनके गिल्स बंद हो गए थे, इसलिए वो पानी में सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वे मर गए। हैरानी की बात ये थी कि बीमारी का असर सिर्फ होमो एग्बा पर ही हुआ था और
बाकी समुद्री जीव पूरी तरह सुरक्षित थे। ये सुनकर केट समझ जाती है कि ये शायद इंसानों का बनाया हुआ वायरस था। केट को बहुत अफसोस होता है कि वो पहले ये समझ क्यों नहीं पाई। उसी वक्त केट की टीम को समुद्र के अंदर से मदद का सिग्नल मिलता है। बकले को दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि सोल्ट उससे मिलने आ रही है तो वो वहीं खुशी के मारे रो पड़ता है। खुद को बड़ी मुश्किल से उसे गले लगाने से रोक पाता है। यहाँ पर लड़ाई खत्म होने का ऐलान किया जाता है। सोल्ट उन्हें बताती है कि उनकी सिर्फ 10% आबादी बची हुई है। वो सीधा कहती है, जिन लोगों ने ये वायरस फैलाया है उन्हें सजा पानी खुद देगा। दोनों तरफ के रिश्ते दोबारा बनाने के लिए केट एक खास जगह चुनती है। केट बताती है यहाँ दुनिया का सबसे गहरा समुद्र है, ना ही वहाँ इंसानों की गंदगी पहुंची है और ना ही कोई खतरा है, और यही जगह होमो एक्बा का एक नया घर होगा। जाने से पहले सोल्ट अपने दोस्त का दर्दनाक अंत दिखाती है। वो बताती है कि वे लोग ये लड़ाई इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि उनके जो लोग बचे हुए हैं वे इंसानों से डर चुके हैं और वो अब इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि चालाकी उनकी फितरत में नहीं है। सोल्ट के वहाँ से जाते ही लैब में बने कांच के पैनलों में दरारें पड़ने लगती हैं। वो कांच किसी भी वक्त टूट सकता है और पानी अंदर आ सकता है, इसलिए सब लोग डर के मारे लैब से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन इधर बकले वहीं पर खड़ा रहता है। तभी ऐना वहाँ आकर उसे बचा लेती है। अगले दिन केट को बकले की मेडिकल रिपोर्ट मिलती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि उसका डीएनए बदल चुका है। अब उसके जीन्स होमो एक्बा जैसे हो गए हैं। ये जानकर केट फैसला करती है कि बकले को समुद्र में ले जाया जाए ताकि वो सोल्ट से फिर से मिल सके। इसके बाद सोल्ट को किस करते ही बकले के गिल्स निकल आते हैं और वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। अब बकले फैसला करता है कि वो सोल्ट के साथ ही समुद्र में रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।